हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की मास्टर वीडियो की सफलता के बाद आज मेरा प्रयास है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी कुछ ही समय में समेट कर आप तक एक उसका समग्र रूप प्रस्तुत करूं। और ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग लाभान्वित हो सकें और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर सकें। तो आपका काम केवल मेरी जो ये वाणी है इसको सुनना होगा और 2 से 3 बार तक आप लोग सुनिएगा। और यदि आपको कोई पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट लगे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी ये मेरी शिक्षण पद्धति होगी कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके आपके अंदर एक ज्ञान की पूर्तता को संपन्न करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। और जो हम टॉपिक में इसमें समझेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, इंटरनेट। हमारा जो सारभूत समझ रहेगी वो इन्हीं टॉपिक के आधार पर रहेगी। और बेसिकली जो ये वीडियो बनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य डिप्लोमा के सिलेबस के जो छात्र हैं उनको संपूर्णतः लाभान्वित करना है। और यदि कोई इसमें आपके अनमोल सुधार हों तो आप उनको कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी विच इज़ डिज़ाइंड टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? तकनीकी है। तो आज का जो हमारा आधुनिक युग है इसमें हम तकनीक का ही प्रयोग करते हैं। हमें कोई चीज़ें अगर देखनी है या कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है तो ज़्यादातर हम आज जो हमारी जीवन पद्धति है वो पूर्णतः जो है वो टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हो गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ये युग चल रहा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही युग चल रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी विच इज़ डिज़ाइंड टू स्टोर, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब डेटा स्टोर होने के बाद सॉर्ट होगा, अपडेट होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और जब उसमें ये चेंजेस हो जाते हैं तब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने का मतलब होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इसके जो फीचर्स की हम बात करें, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के फीचर्स क्या होते हैं, तो पहला इसका जो फीचर है एक्सटेंड ई गवर्नेंस ऑन लार्ज स्केल। अब देखिएगा आप, जो मुख्यतः हमारा भारत सरकार है उसके भी अधीन जितने भी कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं सारी जो है हमारी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की तर्ज पर बनाई जा रही हैं। तो सरकार का भी यही उद्देश्य है। और एक तकनीकी अगर नहीं भी होगी तो जो हमारा देश है वो उतना उन्माद के प्रखर शिखर पर नहीं पहुँच पाएगा। तो मेरी समझ से ये नितांत आवश्यक है, तो ये होना भी चाहिए। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ में देखिए, अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी, मोबाइल कहाँ तक पहुँच गए। गांव में भी जो दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ पर एक समय में संचार के साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं थे, आज वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी पहुँच गई है और हमारे ग्राम जो हैं वो विकास की ओर प्रगतिशील हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब जब हमारी जो तकनीकी बनी है उसका प्रचार प्रसार हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कुछ इसमें सकारात्मकता भी होगी और कुछ नकारात्मकता भी होगी। तो जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको रोकने के लिए हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया, जिसके अंतर्गत तमाम प्रावधान दिए गए और जो इसका टेक्नोलॉजी का सदुपयोग के लिए उसको और अग्रसर बनाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। देखिए, क्राइम तो होता है जो ऐसा कोई कृत्य जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी गलत इरादे से किया गया हो। अब यहाँ पर हम चोरी या डकैती की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो उसके जो क्राइम हैं उनकी जो श्रेणी होती है वो भी अलग होती है। सबसे पहले यदि हम देखें, हैकिंग होता है। हैकिंग का मतलब यही है कि कोई गलत इरादे से किसी का पासवर्ड हैक कर लेना, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट साइबर क्राइम होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये भी बहुत एक जघन्य अपराध है जो हमारी सोसाइटी को दीमक की भांति खाता जा रहा है और जो बच्चे हैं इससे कई ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद एक बात आती है, हमारा जो नेक्स्ट साइबर क्राइम का अपराध होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट।
इसका जो मुख्य सार है वो यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति ने अपनी कोई वस्तु को प्रमाणित किया है और उसका कोई दोबारा से पुनः उपयोग कर रहा है तो वो एक इन्फ्रिंगमेंट के अंतर्गत आएगा। यदि उसने उसकी परमिशन नहीं ली है तो ऐसा करना जो है वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बहुत ही विकट समस्या है, जो एक खाते से दूसरे के खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। विदेशों में भी कई स्विस बैंक में लोगों के अकाउंट होते हैं, तो ये भी हमारा साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर है बुद्धिमत्ता से। बुद्धिमत्ता का मतलब यही हुआ ना कि यदि हमारा एक कुछ काम करना है हमको, तो हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं कि ये काम हमारे लिए सही है कि नहीं। तो वैसे ही जो आजकल आधुनिकता का दौर है उसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके पास एक परिभाषा को उसने गलत कर दिया है। पहले कहते थे कंप्यूटर है जीरो IQ, लेकिन जब से ये हमारा कंसेप्ट डेवलप हुआ है तो ये हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने एक हमारी जो तकनीकी है उसको एक नए आयाम को प्रदान किए हैं। तो यदि हम इसको देखें तो एन अटेम्प्ट विल बी मेड टू फाइंड हाउ मेक मशीन यूज लैंग्वेज सॉल्व प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन। तो यहाँ पर जो मशीन है उसका एक आधुनिकीकरण हुआ है और मशीन के अंदर एक गुण की उत्पत्ति हुई है कि वो सारे जो डिसीजंस है वो अपने आधार पर ले सकती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ड्राइवरलेस व्हीकल्स होते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम्स होता है। आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेट वगैरह पे या एस्केलेटर्स होते हैं उन पर भी जो सेंसर लगे होते हैं वो सब हमारे आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल हैं। और मुख्यतः यदि हम बात करें तो आजकल जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस आ रही हैं सारी हमारी AI बेस्ड डिवाइसेस ही हमें मार्केट में देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है उसमें हम बात करते हैं अब कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है, एक डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने मुझे लगता है कि बचपन में भी पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम और यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो एक ऐसी डिवाइस जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और हमें एक तार्किक नतीजे पर पहुंचाए, वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर का जो मतलब है कंप्यूट से ही बनाए किसी चीज़ का हल निकालना। यदि हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक्यूरेसी होती है, इसमें स्पीड होती है और कई सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। अब जल्दी से देख लेते हैं हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंपोनेंट्स में इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस होते हैं, डिवाइसेस और डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस होता है। अब यदि हम हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर से तात्पर्य होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और टच करके फील कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि द फिजिकल टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स विद इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज हार्डवेयर। जैसे कि एग्जांपल की यदि हम बात करें कीबोर्ड, माउस या फिर जो हमारी कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको आप यूज़ करते होगे बेसिकली अपने डेली यूजेस में। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, द हार्डवेयर नीड्स टू नो व्हाट टू डू। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इनको हम आगे की यूनिट में पूरा डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की। टेलीकम्युनिकेशंस क्या होता है, द कंपोनेंट कनेक्ट्स टू हार्डवेयर टुगेदर फ्रॉम अ नेटवर्क, जैसे कि वाईफाई और लैन। इसका कहने का अर्थ यही है टेलीकम्युनिकेशन। टेली का मतलब होता है कि फ़ोन के द्वारा किसी की भी कम्युनिकेशन का जुड़ाव, यानी कि अर्थात जो हमारी डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर हैं, उनको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की प्रक्रिया हमारी टेलीकम्युनिकेशंस कहलाती है। आगे बात करते हैं इसी का जो कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट्स के टाइप्स है उसमें एक हमारा पार्ट आता है डेटाबेस एंड वेयर हाउसेज। इसमें क्या होता है, अ डेटाबेस इज़ ए प्लेस वेयर डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम विच इट रिट्रीव, जहाँ पर हमारा डेटाबेस जो स्टोर होता जा रहा है। जैसे आप लोगों का FB पर अकाउंट है या Gmail पर अकाउंट है तो कई सारी इन्फॉर्मेशन दे के आप उसको फिल करते हैं, तो उनके जो सर्वर हैं वहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है, वही हमारा कहलाता है डेटा वेयर हाउसेज। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो यदि हम कंप्यूटर का जो विभाजन करते हैं उसमें यदि हम उसकी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के आधार पर उसको डिवाइड करें तो ये हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसका एक कैटेगराइजेशन भी कई हमारे जो साइंटिस्ट हुए उनने कॉस्ट और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इसका डिवीज़न किया है, जिसके आधार पर उन्होंने बांटा। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये बेसिकली टाइप्स होते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी हैं।
उसके बाद आगे बात करते हैं जो हमारा एक मेन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं CPU। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। अगर हमारे पास CPU ही नहीं है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक बॉक्स की तरीके होगा और हम उस पर कोई वर्क भी नहीं कर पाएंगे। CPU की यदि हम बात करें तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन कंप्राइजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। अब कंप्यूटर में आप लोग कई सारे काम करते हैं, गेम भी खेलते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, या फिर जो है आप लोग उसमें टाइपिंग करते हैं, और कई सारे जो ऐसी इंटरनल प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कोई प्रोग्राम खोला, आपने इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं तो आप गाना भी सुन सकते हैं, या आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करने के साथ साथ आप उसमें कोई वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारे मल्टीटास्किंग होती है, ये कंप्यूटर के अंतर्गत हमारा CPU ही उनको मैनेज करता है। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हालांकि मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे जो हर वर्ग के युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इस पर विशेषता उनको ये बातें जो है पता होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी रैम होती है ये वोलेटाइल होती है, और जो हमारी रोम है ये नॉन वोलेटाइल होती है। रैम में यदि हम देखें तो यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हमें डेटा इसमें मिल जाता है, और यदि हम कोई परमानेंट अपनी फ़ाइल हमने मान लीजिए MS वर्ड में बनाई और उसको किसी नाम से हमने सेव कर दी, तो वो हमारी सीधे जाके रोम में स्टोर हो जाती है। आगे बात करते हैं हार्ड डिस्क की। आजकल तो हार्ड डिस्क भी बहुत कॉमन हो गई है। यदि आपको आपका जो डेटा है बहुत ज़्यादा है, GBs में है, तो आपको स्टोर करने के लिए जो है हार्ड डिस्क का यूज़ करना पड़ता है। तो हार्ड डिस्क का जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है फ्रेंड्स HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें हम क्या करते हैं? स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज में सेव कराते हैं। तो आजकल तो जो बात होती है यहाँ पर TB में होती है। TB का मतलब होता है वो देखने वाला TV नहीं, TB एक यूनिट होती है, यानी कि आप में उसमें आप डेटा स्टोर कराते हैं। और जो TB की हम बात कर रहे थे, तो TB जो है हमारी 1 TB इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट के इक्वल होती है। तो इसमें आप समझिए इतना डेटा जो है आप स्टोर करा सकते हैं। और 1 टेराबाइट से ज़्यादा भी कई आज की जो 10.5 की TB की भी हमारी हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारी फर्स्ट हार्ड डिस्क बनाई थी उस कंपनी ने बनाई थी जिसका नाम था IBM। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न रख रहा हूँ, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हमारी एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। आगे बात करते हैं USB की, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा PDs वगैरह होती हैं जो हमारी आजकल सब USB बेस्ड ही होती हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ केबल कनेक्टर एंड प्रोटोकॉल फॉर द कनेक्शन टाइप A और टाइप B। जो हमारे कई सारे पोर्ट होते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, उनको यदि हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो आपकी केबल्स होती हैं, जो आपकी USBs होती हैं, उसके द्वारा हम कनेक्टर का भी यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये कैट A और कैट B के नाम से भी जो है हमारी मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? हमारा रिमूवेबल होती है, रीराइटेबल होती है, और मच स्मॉलर ऑप्टिकल डिस्क होती है। अब तो जो बेसिकली फ्लैश ड्राइव है जो हमारा ज़्यादातर यूज़ में ही है और ऑप्टिकल पे ही बेस्ड होती है, तो इस पर हमें अच्छी कैपेसिटी भी मिल जाती है और कई सारे फीचर्स भी हैं जो हम बेसिकली अपना इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ कर लेते हैं। आगे बात करते हैं CD की, DVD की और BRD जो है सबसे नया कॉन्सेप्ट है। CD से पहले हमारी चलती थी फ्लॉपी तो अब कह सकते हैं थोड़ी सी तकनीकी उसकी पुरानी हो गई, तो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। और CD भी अब विशेषता जो है मार्केट में उपलब्ध कम ही रहती है। तो CD का मतलब होता था कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद जब ज़्यादा स्टोरेज की बात हमें करनी थी तो हम आए फिर उसके बाद DVD पे, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क पे, और उसका जो रूप था वो फिर BRD ने ले लिया, यानी कि ब्लू रे डिस्क ने ले लिया। इसका फ़ायदे क्या था कि ये जो BRD थी हमारी, इसका साइज़ ज़्यादा था, कैपेसिटी कैरिंग ज़्यादा थी और इसका साइज़ छोटा था। तो इस कंपैरिजन में इसको आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आप आसानी से उसको ले जाते थे। आगे बात करते हैं LCD की। LCD का मतलब होता है लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। जो हमारा मॉनिटर पहले CRT बेस्ड आते थे, यानी कि कैथोड रे ट्यूब होती थी, उनके साइज़ जो थे बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे, उनको कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया हमारा LCD से। और इसमें जो LCD होती है हमारी कंटेन मैट्रिक्स पिक्सेल्स को ये कंटेन करती है। ये आपका एक बृहद टॉपिक है जिसको आपको समग्रता से समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंसेप्ट को भी देखना पड़ेगा। अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रिंटर और प्लॉटर में। प्रिंटर जैसा कि आप लोगों के घर में होगा भी, अब कुछ को कोई चीज़ प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंटर का ही यूज़ करते होगे। तो यहाँ पर यदि हम बेसिकली बात करें कि यूज फॉर नॉर्मल प्रिंटिंग और होम पर्पस, तो वहाँ पर हमारा प्रिंटर यूज़ होता था। यदि हम बात करते हैं प्लॉटर की, तो हमें लार्ज ग्राफ, कंस्ट्रक्शन मैप्स, कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह बनानी हो तो वहाँ पर हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें बड़ा डेटा को प्रिंट करना है तो इनके साइज़ में भी थोड़ा सा जो है वो अंतर आता है। तो हमारे जो प्लॉटर होते हैं वो इन कंपैरिजन टू प्रिंटर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं CMOS में। CMOS होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है विच इज़ टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट। ये और बेसिकली जो है मैनेज द डेट टाइम इन कंप्यूटर। आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपना सिस्टम ऑन किया, सिस्टम ऑन करने के बाद डेट टाइम अगर वहाँ पे गलत आ रहा है, तो गलत आने का मतलब क्या, आपने एक बार सेट कर दिया, फिर आपने दोबारा सिस्टम शट डाउन कर दिया। जब आप उसको नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर गलत शो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे कंप्यूटर है उसके अंदर एक CMOS बैटरी लगी है, वो बैटरी हमारी जो है वो डिस्चार्ज हो गई, उसको आपको रिप्लेस करके नई लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली इसका काम वहाँ पर ही होता था। और आजकल मोस्टली जो डिवाइसेज हैं उसके अंतर्गत भी हमें CMOS बैटरी का यूज़ देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रिंटर। ये आपके यूनिट में भी है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक ही है। तो शेयरिंग ऑफ प्रिंटर का मतलब यही होता है, मान लीजिए कि आपके पास 4 सिस्टम हैं और एक सिस्टम, 4 सिस्टमों के बीच में एक ही प्रिंटर है, तो आपको अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही प्रिंटर को चारों में उसमें नेटवर्क से कनेक्ट हैं यदि, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ में शेयर करा दीजिए, तो आपका एक प्रिंटर चारों सिस्टम के लिए काम कर जाएगा। इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो कंट्रोल पैनल है उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद वहाँ पर नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाएंगे, उसके बाद चेंज एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर आपको फाइल्स एंड प्रिंटर शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको बस टर्न ऑन कर देना है। तो जिस कंप्यूटर से आप कनेक्ट करना चाहेंगे वो आसानी से उसको कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में, जिसमें हमारा हम पहले डिस्कस कर चुके थे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दो सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई मान लीजिए आपका सिस्टम में कोई OS वगैरह है, तो वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। कोई आपको एप्लीकेशंस बनाने हैं, कुछ अलग एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इनको एक ख़ास बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हाइपरवाइज़र भी कहा जाता है। दैट अलाउज टू रन 2 और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग ओनली 1 PC। तो अगर आपको अलग अलग OS जो है एक ही PC पर चलाने हैं तो आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ ही सॉफ्टवेयर के जो हमारे टाइप्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है, दिया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प यूज़र इन सिस्टम टू मेंटेनेंस टास्क। जितना भी सिस्टम का मेंटेनेंस टास्क है उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। कई सारी फाइलें भी होती हैं, रजिस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाके देख सकते हैं, तो वो सब हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल कह सकते हैं एंटीवायरस, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे MS ऑफिस की बात कर लेते हैं। MS ऑफिस जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99.99% जो ऑफिस हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर हमारा MS ऑफिस यूज़ होने को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम अपने थोड़ा सा इसमें लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट है उसने अभी 5 दिन पहले ही अपडेट किया था। जो नया वर्जन उसका आया है 2021, और 64 बिट पर भी इनकी जो अपडेट्स हैं वो अवेलेबल हो गए, तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, MS आउटलुक है, फ्रंट पेज है, MS पब्लिशर है और MS फोटो है। इसके साथ ही कई अन्य सारे प्रोडक्ट भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च करता है, तो हमारे लिए कई ज़्यादा उससे और यूज़फुल चीज़ें हो जाती हैं और हम अपना जो वर्क है उसको बहुत आसानी से कर पाते हैं।
आगे बात करते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ आप लोग सभी उससे भली भांति परिचित होंगे, सिस्टम वगैरह तो आप लोग चलाते ही होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरीके ही काम करता है, और इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हमारा जो है बेसिकली GUI पर ही बेस्ड होता है। और इसके लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो मार्केट में हमारा विंडोज़ 10 है, जिसमें अभी उसका जो वर्ज़न है वो 20H2 के नाम से ही आया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ पर प्रकाश डालूँगा, जो पायरेसी है ये बहुत ही एक मतलब कह सकते हैं कि दीमक की तरह हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको खा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट में कोई भी विंडोज़ लेने जाएंगे, अगर वो जेन्युइन है तो वो 4 से 5 हज़ार तक की पड़ती है, लेकिन अब यही है कि पायरेटेड है चीज़ें, तो फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इस IT इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल तो हैं ही। लेकिन चलिए, तो आगे बात करते हैं एंटीवायरस की। एंटीवायरस क्या होते हैं? जैसा कि हमने बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, तो आप लोगों के सिस्टम में और मोबाइल में इंस्टॉल भी रहना चाहिए, क्योंकि वायरस जो मालवेयर्स होते हैं हमारे, वो हमारे सिस्टम को बैड इफेक्ट करते हैं, तो हमारा उससे प्रोटेक्ट करता है। तो वायरस की बात करें तो यहाँ पर वायरस है, जैसे कोरोना वायरस कोई देखें तो क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है कि वो हमारा जो बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम है उस पर कहीं ना जाकर इम्पैक्ट डालता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे कंप्यूटर के वायरस होते हैं उसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी कि वायरस हैज़ ए प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब क्या है कि अगर एक बार आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी थेफ्ट कर सकता है, अपनी एक से अधिक कॉपी भी बना सकता है। ये सारी चीज़ें करके वो आपके सिस्टम को पूरा कहीं ना कहीं क्रैश कर देगा। एंटीवायरस क्या होता है? इसका एंटीडोस तैयार होता है एक तरीके से। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो कोविड शील्ड है जो हमारे कोरोना के लिए बनाया गया है, उसी तरह से एंटीवायरस है जो हमारे कई सारे मार्केट में चल रहे हैं, जैसे मैकेफी हो गया, नॉर्टन हो गया, पांडा हो गया, एवास्ट हो गया। कई सारे वायरस हैं, एंटीवायरस हैं जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रखते हैं। तो एंटीवायरस इज़ ए प्रोग्राम यूज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट रिमूव मालवेयर फ्रॉम आवर कंप्यूटर। अब हम बढ़ चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 हमारी है वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, जो बेसिकली ये यूनिट है, यहाँ पर आपको MS वर्ड के कंसेप्ट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डीप में, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद जो है आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के बाद आपका जो MS एक्सेल है। ये 3 चीज़ें जो हैं आपके लिए जो पूर्णतः वो लाभकारी होती हैं, तो आपको मेरी समझ से इन पर अपनी थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। तो बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड ईजियर फॉर राइटिंग द टेक्स्ट, करेक्ट मिस्टेक्स, स्पेल चेक एट्सेट्रा। जैसे कि हम MS वर्ड पर ही काम करते हैं, तो उस पर हम टाइपिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, या हमें कोई स्पेल चेक करना है, ये सारी चीज़ें हमारी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो वर्ड में यूज़ होती है, जैसे टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स हो गया, कर्सर्स हो गए, एरोज़ हो गए, स्पेस बार हो गया, टैब्स हो गया, बैक स्पेस हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली उसमें यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि क्या क्या काम जो है जो हम MS वर्ड पर कर सकते हैं। अगर हमें अलाइनमेंट पे बात करनी है हम वो कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में होगा या राइट पोजीशन पे होगा या लेफ़्ट में होगा, ये हम फीचर उसमें दिया गया है, उससे हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है लाइन स्पेसिंग का। मान लीजिए हमने 2 पैराग्राफ लिखे, अब उस पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं, तो उन 4 लाइनों के बीच में कितना लाइन स्पेस होगा, 1 होगा, 1.5 होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लाइन स्पेस से जाके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेज ब्रेक की। यदि हमारा पेज है और कंटेंट हमें दूसरे पेज पर चाहिए तो हम पेज ब्रेक लगा देंगे, तो हमारा कंटेंट जो है वो दूसरे पेज पर चला जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेल चेक। अगर आपने टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दी है तो स्पेल चेक का भी ऑप्शन उसमें प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सी बात कर लेते हैं कि देखिए, आप लोग, मैं ज़्यादातर उम्मीद यही करता हूँ कि कंप्यूटर से अवेयर होंगे, बट फिर भी अगर इन केस कुछ नहीं अवेयर है तो मैं उनके लिए बता दूँ कि आपको MS वर्ड ओपन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप अपने सिस्टम पर जाइए, स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए और वहाँ पर जाके ऑल प्रोग्राम में जाके MS ऑफिस होता है, उसी के अंदर आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड पैकेज होते हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो जब आप वहाँ पर MS ऑफिस में क्लिक करेंगे तो आपको MS वर्ड भी मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से सिंपल उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा शॉर्टकट जाना है तो आप जाइए, स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करिए, वहाँ पे जो है रन बटन पे जाइए और रन बटन के अंदर WINWORD टाइप कर देंगे तो अभी आपका MS विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम अगली चर्चा जो करते हैं वो उसमें आता है हमारा टॉपिक स्प्रेडशीट।
स्प्रेडशीट का मतलब यही होता है कि जो ऐसी चीज़ें आपको कोई शीट डिज़ाइन करनी है तो आप जो है किस में करोगे, वो आप करोगे MS एक्सेल में। तो यहाँ पर MS एक्सेल की यदि हम बात करें तो उसमें जो रोज़ होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 1048576 टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं, और कॉलम्स की बात करें तो 16384 कॉलम्स होते हैं हमारे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्री में हैं, आपको जो है अपना बिजनेस का से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन देना है, या आपने कोई मीटिंग देनी है तो उसमें कुछ स्लाइडें जो हैं वो प्रेजेंट करनी है, तो वहाँ पर जो है आप उसका पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको कई सारे चीज़ें आती हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, स्लाइड्स आप बनाएंगे। उसके बाद मान लीजिए अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मेन स्क्रीन जो है वहाँ पर आपकी स्लाइड चल रही है, और जो आपके वहाँ पर विजिटर या ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं तो उनके हाथ में एक हैंडआउट्स दिया जाता है। हैंडआउट्स क्या होता है, जो आपका स्लाइड है उसी की एक प्रिंट आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं इसमें हैंडआउट्स बोलते हैं। फिर इसमें आउटलाइंस यूज़ होती हैं, प्लेस होल्डर्स यूज़ होते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपके पावर पॉइंट में जो है यूज़ होती है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें आधुनिकता का दौर चल रहा है। तो आजकल जो लेटेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं जी सूट। जी सूट का मतलब होता है गूगल शीट, यानी कि गूगल सूट के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल की डेट में बेसिकली यूज़ किए जा रहे हैं, और आप लोगों ने भी संभवतः यूज़ किए होंगे। जैसे गूगल ड्राइव हो गया हमारा, गूगल शीट हो गया, गूगल प्रेजेंटेशंस हो गया। मान लीजिए कि आप कोई सर्वे कर रहे हो और आप लोगों को 50 व्यक्तियों से सर्वे लेना है, तो सर्वे करने के लिए आप क्या करोगे, आप गूगल शीट बना दोगे और उसके में अपना क्वेश्चन लिख दोगे और वो शीट सबकी ईमेल पर फॉरवर्ड कर दोगे। तो जब रिप्लाई बैक आ जाएगा तो आपका एक बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उस सर्वे के जो ओपिनियन है उसको करने के लिए, ठीक है। तो वही हमारा जो है गूगल सूट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 में, जिसमें हम कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड कंसेप्टों को देखेंगे। नेटवर्किंग से रिलेटेड कंसेप्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट को लिखेंगे कैसे, कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली एंड प्रोवाइड अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन इज़ नोन एज इंटरनेट। यानी कि जो आपका एक बेसिकली कंप्यूटर है उसको ग्लोबली कनेक्ट कर देना, वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। सबसे पहले जो हमारी एक अर्पानेट एक एजेंसी थी, यानी कि एडवांस रिसर्च और प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जिसने 1969 में एक अपना रिसर्च क्रिएट किया, तब जाकर उसने इंटरनेट को वो खोज कर पाया। अब यहाँ पे दूसरा टर्म आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होते हैं, इट इज़ ए पॉइंटर फ्रॉम अ वर्ल्ड वाइड वेब पेज टू अनदर ऑन द www का मतलब वही वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि आपके ऐसे पॉइंट जिसके द्वारा क्लिक करने पर आप किसी अन्य वेबसाइट से जुड़ जाएंगे या कुछ ऐसे बटन से जुड़ जाएंगे जो हमारा वर्ल्ड वाइड खुलेगा, वो हमारे हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरनेट तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स दैट एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ड ऑन द इंटरनेट टोपोलॉजी। यानी जो इंटरनेट की बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, उस पर हमारा जो एक नेटवर्क है, बेसिकली जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा छोटा सा संस्था है, तो उसमें हमारा जो नेटवर्क है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो हमारी इंटरनेट कहलाती है। आगे बात करते हैं URL की। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पर आप जो किसी भी ब्राउज़र में होता है, जहाँ पर आप ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं हमारा, तो वही स्पेस हमारा URL कहलाता है। ईमेल होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप लोगों की ईमेल आईडी बनी होगी, उससे आप उसको भेजते होगे। उसके बाद बात करते हैं HTML की। HTML क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, और जिसमें हम कई सारे बेसिकली काम कर सकते हैं, जो इंटरनेट के लिए ही बेसिकली यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्च इंजन का। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, ये आपके कई सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जो किसी भी ब्राउज़र के साथ मिलकर आपकी जो चीज़ें हैं उनको सर्च करने में आसानी प्रदान करते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑन सर्विस यूज टू लोकेट फाइल ऑन अ वेब विद अ ब्राउज़र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक जो हमारे डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन, वैन होता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
तो यदि हम इसमें एरिया कवर की बात करें कि हमारा लैन मैन वैन कितना एरिया कवर करते हैं, तो जो हमारा लैन होता है वो एक छोटा सा एरिया को कवर कर पाता है, मैन हमारा उससे थोड़ा सा लार्ज एरिया कवर करता है, और सबसे ग्रेटेस्ट एरिया जो कवर करता है हमारा वैन करता है, यानी कि जो हमारा वैन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अब यूज़र्स की बात करें तो लैन केबल्स आप लोगों ने देखी होगी, कई स्कूलों में या अस्पतालों में हम लैन केबल्स का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। और आप लोगों ने लैन गेम्स भी खेले होंगे पहले, तो वो भी हमारा एक लैन का एग्जांपल हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैन की, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। तो बेसिकली ये टाउन्स में यूज़ किया जाता है, सिटीज़ में यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि हमें पूरे कंट्री को अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पर हम कंट्रीज़ के लिए वैन का यूज़ करते हैं। आगे बात करें तो कौन से इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। लैन में जो है हमारा बेसिकली ईथरनेट केबल यूज़ होती हैं, मैन में हमारा मोडेम यूज़ होता है, और जो हमारा वैन है उसमें हमारी ऑप्टिकल वायर्स यूज़ होती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमंस एक्सेस देयर डेटा ऑनलाइन इज़ विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। आगे बात करते हैं आईपी एड्रेस की। हर चीज़ का एक एड्रेस होता है। जैसे हम बात करें, आप लोगों के पास मोबाइल है तो मोबाइल नंबर है, ठीक है, और आपका नंबर के द्वारा ही आपके उस पर कॉल्स आती होंगी। तो उसी हिसाब से जो हमारी डिवाइसेस जितनी भी होती हैं सबका एक अपना एक नंबर होता है। तो यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। तो कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेस होते हैं, तो वो आपके कनेक्ट किए जाते हैं जिस भी डिवाइस के द्वारा किसी भी नेटवर्क में, तो हमारे वो आईपी एड्रेस कराते हैं। और यदि हमारे मान लीजिए कि कोई हमारी अनवांटेड थिंग हो गई, जैसे हैकिंग हो गया या कोई भी ऐसे साइबर क्राइम्स हो गए, तो बेसिकली वो आईपी एड्रेस के द्वारा ही ट्रैक किए जाते हैं। तो ये था आपका एक समग्र रूप जिसमें आप लोगों ने बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ कि आप इससे जो है लाभान्वित होंगे, और इसको वीडियो को जो है ज़्यादातर लोगों तक जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।